साथी जय हिंद। मैं ऋषभ सर आप सभी के संघर्षों का साथी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। पिछली वीडियो में हम कुछ दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हमने इल्बारी तुर्क या गुलाम वंश के बारे में चर्चा कर ली थी, इसलिए हम आज उसको मिटा दिए हैं। आज हम खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, उस वीडियो में आपने सुना होगा बलबन, जिसके कमजोर उत्तराधिकारी बाद में जो बने थे, उनको सत्ता से हस्तांतरित करके जलालुद्दीन खिलजी ने एक नए वंश की स्थापना की, खिलजी वंश। खिलजी वंश वैसे तो भारतीय इतिहास में इसकी जो एंट्री हुई थी, इतिहासकार इसे बहुत ही क्रांतिकारी घटना मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा खिलजी वंश इन सब चीजों से अलग बहुत ही सही तरीके से शासन किया, और न सिर्फ शासन किया बल्कि दिल्ली सल्तनत का बहुत ही विस्तार किया। और इसी के शासनकाल में मार्केट की व्यवस्था जो थी वो बहुत ही सुदृढ़ हुई, वह बाद में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। चलिए, आज हम पहला टॉपिक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 के बीच में। वैसे तो यह राजा बहुत दिनों तक नहीं था, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं 6 वर्षों तक मात्र राजा था। लेकिन फिर भी जब यह राजा बना तो कुछ समस्याएं उस समय थी जिसको इसने पहले सॉल्व किया। जैसे मंगोलों के आक्रमण की समस्या थी। दूसरा, जो इससे पहले राजा हुआ करते थे, जो बलबन के उत्तराधिकारी थे, अयोग्य शासक थे, वो उस टाइम पीरियड में जो शासन का एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत खराब हो गया था। तो यह राजा बना तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सुधार किया। इसने अपने भतीजे या दामाद, मतलब जो भतीजा था वही इसका दामाद हो गया था बाद में, अलाउद्दीन खिलजी को कड़े मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया। लेकिन यह बहुत ही उदारवादी व्यक्ति था, मतलब कि अपने सगे संबंधियों के प्रति इसका लगाव बहुत था, जिसका इसके साथ हमेशा बहुत ही गलत हुआ। क्या गलत हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जो इसका दामाद था और भतीजा भी था, इसको मरवाकर राजा बन गया। आइए अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो दिल्ली सल्तनत का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा था। राजा होना चाहिए तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा होना चाहिए, यह आप इसमें जानेंगे। और इसी जोश के साथ तैयारी कीजिए तो यूपीएससी जरूर निकल जाएगा एक दिन। और रातें सोने के लिए नहीं होती दोस्त, रातें होते हैं सपने देखने और सपनों पर काम करने के लिए। तो व्यक्ति सो रहे हैं और अपने सपनों से खो रहे हैं, उनके लिए सिर्फ कलाम साहब की कुछ चंद लाइनें कही जा सकती है कि सपने वे नहीं जो नींदों में देखे जाते हैं, सपने वे हैं जिनको देख लें तो नींद नहीं आया करते हैं। चलिए आइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक यह दिल्ली का सुल्तान रहा। यह व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अच्छा, महत्वाकांक्षा शब्द ये बहुत याद रखिएगा आप, राजा बनने के लिए महत्वाकांक्षा होनी बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी विचारधारा का व्यक्ति था, मतलब साम्राज्य को बढ़ाने के बारे में बहुत सोच रहा था। अब यह तो अपने चाचा की हत्या कर राजा बना था। ऐसी दशा में जब वह राजा बना तो कुछ चुनौतियां रही होगी, कुछ चैलेंजेस रहे होंगे। इसको राज्य चलाने से पूर्व जानना था। जैसे पहली चैलेंज क्या था, विद्रोह ना हो जाए कहीं, राजा जो थे उसको मार दिया हूं, कहीं पब्लिक विद्रोह न कर दे। दूसरी दशा क्या थी, विरोधियों की। अब जो राजा, पुराने जो राजा थे उसके जो परम प्रिय रहे होंगे, चहेते रहे होंगे, वो अब जब इसने इसको मार दिया और राजा बन गया तो ऐसे में विरोधी इसके जन्म में, अब कहीं उसका भी डर था कहीं विरोधी कहीं चुप्पे से आके ना मार दे, ऐसी दशा में। और तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो दिल्ली सल्तनत था वो अब धीरे धीरे उसका आकार छोटा हो गया था। अब ऐसी दशा में ये सब इसकी चैलेंजेस थे उस समय जब ये राजा बना था। ऐसी दशा में इसने क्या किया, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। जैसे इसने जब ये राजा बना तो पहले विद्रोह के प्रति नीति बनाई कि जैसे कोई विद्रोह करोगे तो धारा 144 लगा देंगे, ऐसा टाइप का कुछ उस समय नीति बनाई रही होगी कि विद्रोह के प्रति नीति बनाई। दूसरा, साम्राज्यवादी नीति बनाई, साम्राज्य को कैसे विस्तारित किया जाए उसके बारे में इसने नीति बनाई। तीसरा, मंगोलों के प्रति नीति, मंगोलों की प्रति नीति इसने क्या बनाई कि मंगोल आक्रमण कहीं ना हो जाए। ऐसी दशा में यह मंगोलों के प्रति अपनी नीति बनाई, वहां जाकर सेना होना खड़ा किया, जैसे कि मंगोल से कोई लड़ने होने न चला है। तीसरी नीति ये थी। चौथी क्या काम किया उसने, सैन्य नीति में सुधार किया, मतलब अच्छे अच्छे बहादुर योद्धाओं को रखा। अब योद्धा लोग रहेंगे सेना में तो अपना राज्य मजबूत तो अपने आप ही हो जाएगा। और
सबसे बड़ा कार्य इसकी पूरे शासनकाल में हमें पढ़ना है इसकी खुद आर्थिक सुधार नीति। यह बहुत ही इकोनॉमिक्स टाइप का व्यक्ति था। इकोनॉमिक्स का मैंने वीडियो भी कुछ दिन पहले डाला था। अब इकोनॉमी में सबसे बेहतरीन चीज ये जानना होता है मार्केट में कि कैसे पैसा आ रहा है, इनकम कैसे हो रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। अगर आप इनकम और खर्च को बैलेंस कर लें, मतलब इनकम ज्यादा करें खर्च कम करें, तो ऐसे में आप अप होते चले जाएंगे, डाउन कभी नहीं आएंगे। चलिए कुछ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और जान लेते हैं। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। यह अपना जैसे प्रिय समझता था सिकंदर को। जैसे सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला, यह विश्व विजय के लिए तो नहीं गया लेकिन भारत में कई क्षेत्रों को विजिट किया। यह वैसे बड़ा साम्राज्यवादी व्यक्ति था तो उसका विस्तार किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी आर्थिक सुधार, आर्थिक नीति, यह आर्थिक क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझता था, इसलिए मध्यकाल का इसे अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। अब छोटे मोटे परीक्षाओं में आपसे पूछ ले मध्यकाल का अर्थशास्त्री कौन था, तो आप अलाउद्दीन खिलजी का नाम निसंदेह दे दीजिएगा और यह सबसे बेहतरीन आंसर होगा। चलिए हम अलाउद्दीन खिलजी के विषय में दूसरा टॉपिक समझते हैं कि कैसे उसने विद्रोहों को नियंत्रित किया और दोबारा विद्रोह ना हो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए। पहला उसमें क्या कदम उठाया उसने कि वो खुद तो शराब पीना बंद कर दिया, न सिर्फ शराब पीना बंद कर दिया, शराब के उत्पादन बिक्री पर सब पर प्रतिबंध लगा दिया। जानता था कि शराब हर चीज का कारण है। दूसरा कार्य उसने क्या किया, राज्य में कई स्तरों पर उसने गुप्तचरों की नियुक्ति की और अपने राज्य की सारी घटना की पल पल की खबर रखता था, बहुत अपडेटेड राजा था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि अमीरों को जो राज्य द्वारा अनुदान में भूमि प्राप्त थी उन सबको राज्य वापस ले लिया और कानून बनाया कि उनको भी पैसा देना पड़ेगा इसका जो इतने दिन से उपभोग कर रहे हैं। और चौथा महत्वपूर्ण जो नीति उसने अपनाई उसमें कि ये जो अमीर लोग हैं इनके बीच में कोई भी बैठक हो, कोई भी शादी वैवाहिक संबंध हो तो बिना सुल्तान से पूछ के नहीं हो। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सैन्य नीति के सुधार के बारे में सुनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ी सेना बनाई जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर रखे, जिसमें उलूग खां, जफर खां, नुसरत खां और मलिक गफूर। मलिक गफूर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है पूरे इतिहास में। आप मलिक गफूर को भी उसने अपने सैनिक कमांडरों में रखा और उसके सैनिक कमांडरों ने उसका डट के साथ दिया। इसके साथ साथ उसने और क्या क्या नीति अपनाई, उसने दाग और चेहरा प्रथा की नीति अपनाई। दाग चेहरा प्रथा नीति, आप यह बात याद रखिएगा, इसने सैनिक नीति सुधार में और क्या क्या नीति अपनाई जिसमें दाग और चेहरा प्रथा की नीति बड़ी महत्वपूर्ण है। एग्जामों में, परीक्षाओं में, छोटे छोटे परीक्षाओं में जरूर पूछ लिया जाता है कि दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत किसने की, तो इसने ही की। इसमें दाग का क्या मतलब था, दाग का मतलब ये था कि घोड़ों को दागा जाता था और चेहरा का क्या मतलब था, चेहरा मतलब कि सैनिक के हुलिये के बारे में एक रजिस्टर में लिखा जाता था। यह दाग और चेहरा नीति थी। तीसरा महत्वपूर्ण कारण क्या किया इसने कि जो पहले भूमि सैनिक को वेतन में दी जाती थी उसको हटाकर अब नगद में वेतन देने लगा, मतलब कि अब नगद में वेतन लीजिए और काम कीजिए। चौथा महत्वपूर्ण काम क्या किया उसने सैनिक पर कि उनको हमेशा युद्धों में बिजी रखता था। जब सेना युद्ध में बिजी रहती थी तो ज्यादा इधर उधर की चीज सोचेगी नहीं। अब चलिए हम कुछ अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपना तीसरा टॉपिक इसके कुछ सैन्य अभियानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो यह दिल्ली सल्तनत का जो राजा अलाउद्दीन खिलजी था बहुत ही समझदार व्यक्ति था। यह बहुत ही सूझबूझ की नीति के साथ आक्रमण को भी संपादित किया। इसने उत्तर भारत में तो प्रत्यक्षतः विस्तार किया लेकिन दक्षिण भारत में इसने अप्रत्यक्ष विस्तार किया। उसको सिर्फ अपने नियंत्रण में लाकर मतलब निरंतर कर दीजिए और अपना राज्य चलाइए, मतलब कर के नियंत्रण में लाकर छोड़ दिया। उत्तर भारत में इसके जो अभियान थे उसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसने पहला अभियान 1299 में गुजरात पर किया, जिस समय वहां का जो शासक था वह रायकरण बघेल था। इसी अभियान में उसे पहली बार मलिक गफूर मिला और उसके बाद मलिक गफूर को उसने अपना सैन्य कमांडर नियुक्त किया और कई सारे अभियान किए। दूसरा अभियान 1300 से 1301 के बीच में रणथंभौर में किया। उस समय रणथंभौर का जो शासक था
हमीर देव था। रणथंभौर के जब अभियान चल रहे थे उस समय अमीर खुसरो भी इसमें गया था। अमीर खुसरो ने पहली बार इस रणथंभौर के अभियान में जौहर की प्रथा देखी। जौहर क्या था ये भी आप थोड़ा समझ लीजिएगा। जौहर में क्या होता है कि कई सारी औरतें एक साथ अपने आप को आग में डाल देती हैं जब उनके पति मर जाते हैं। तीसरा अभियान उसने 1303 में किया चित्तौड़ के खिलाफ। वहां का राजा रतन सिंह था। मुझे लगता है आपने पिक्चर देखी होगी पद्मावती, उसमें राजा रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई की चर्चा है। 1305 में इसने मालवा पर अटैक किया। वहां का शासक मलहक देव था। अब यहाँ से उत्तर के जितने अभियान थे महत्वपूर्ण उसकी चर्चा हो गई। इसके बाद हम कुछ दक्षिण के अभियान के बारे में जानते हैं। दक्षिण का अभियान में उसने, मैंने आपसे पहले ही बताया है कि उसने प्रत्यक्षता विस्तार नहीं किया, उसने वहां पर अप्रत्यक्ष विस्तार किया, मतलब उनको अपने नियंत्रण में लाया और उनसे कहा कि अब हमेशा कर दिल्ली सल्तनत में भेजते चले जाना, और फिर उनको वहीं से छोड़ दिया। आगे चलते हैं, दक्षिण अभियान के बारे में सुनते हैं। दक्षिण अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक गफूर को भेजा। मलिक गफूर जाता है दक्षिण अभियान करने। यह सब छोटे छोटे शब्द याद रखिएगा आप। तो वहां पहला अभियान 1306 में उसने देवगिरी के खिलाफ लड़ाई की। उसमें वहां का राजा रामचंद्र यादव था। दूसरा अभियान 1309 में वारंगल के खिलाफ हुआ, वहां पर काकतीय वंश का जो राजा था रुद्रदेव द्वितीय था। तीसरा अभियान 1310 से 11 के बीच में द्वार समुद्र में किया गया। वहां पर वीर बल्लाल तृतीय वहां का राजा था। चौथा अभियान 1311 में मथुरा में किया गया, जहां का राजा वीर सुंदर पांडे, ये दो लोग थे, मतलब वीर पांडे और सुंदर पांडे थे। अंतिम अभियान उसने 1312 से 1313 के बीच में फिर से देवगिरी पर अटैक किया, क्योंकि देवगिरी को एक बार उसने अटैक शुरू में आपने देखा हुआ किया और कहा कि अब तुम नियंत्रण में रहना, अब जो हम कह रहे हैं वही करना। लेकिन देवगिरी जब ये आगे बढ़ गए अभियान करने तो उसे लगा कि अरे ठीक है, चल रहा है, चलने दो। फिर ऐसी दशा में वे लौटते वक्त फिर यहाँ पर अभियान करता है। उस समय यहाँ देवगिरी का राजा कौन था? सिंहन देव और शंकर वर्मन थे। सिंहन देव और शंकर वर्मन, इनको पराजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को अपने अंडर में ले लिया, मतलब वहां पर भी प्रत्यक्षता विस्तार कर लिया। यह देखिए दिल्ली सल्तनत के कुछ मैप के बारे में चर्चा कर देता हूँ जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजिट किए गए थे। दिल्ली सल्तनत पहले दिल्ली तक था, अब इसके बाद यह देवगिरी पर प्रत्यक्षता शासन कर लिया। इसके साथ साथ वारंगल पर अटैक किया, द्वार समुद्रम पर अटैक किया और मदुरा पर अटैक किया। मतलब अब वो कितना विस्तारित राज्य और कितना बड़ा राज्य बन गया। दक्षिण के अभियानों से इसे बड़ी अकूत धन संपदा और संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे इसकी राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा की सही मायने में पूर्ति हुई। इसके साथ साथ आप दक्षिण की स्थिति को देख रहे होंगे कि ये समुद्र के किनारे कितनी सारे राज्य बसे हुए हैं। ऐसी दशा में उसने कई सारे बंदरगाहों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बंदरगाहों से व्यापार होगा तो धन फिर और प्राप्त होगा। कहने का आशय यह है कि दक्षिण की जो इस धन प्राप्ति से उसने अपने राज्य के जो उत्तर भारत में उसका राज्य था उसको और ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ बना लिया। चलिए अब हम इसके कुछ आर्थिक नीति के विषय में चर्चा, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ बाजारवादी नीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन इतिहास का बहुत ही बड़ा अर्थशास्त्री राजा था। कहने का आशय यह है कि एक राजा बनने के लिए आपको अर्थशास्त्र विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिससे आप अपने देश की आय को सदैव वृद्धि कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसके लिए तो अर्थशास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए एक चीज बताएं, सिलेक्शन लेने के लिए हर एक विषय के बारे में आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर रास्ताए मोहब्बत में नरमाई होती तो भगवान ने अपनी जोड़ी राधा संग न बनाई होती। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार की नीति को जानने के लिए जैसे कुछ नीति, यदि एक देश में आय की वृद्धि करनी हो तो क्या कीजिए, कर बढ़ा दीजिए। ठीक, आप कर बढ़ा दीजिए और इससे क्या होगा कि आय की वृद्धि हो जाएगी। उसने भी यही कार्य किया। दोआब के क्षेत्रों पर उसने 50% का कर लागू कर दिया। दोआब का क्षेत्र मतलब गंगा जमुना का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में उसने 50% की भूमि कर, भू राजस्व कर को लागू कर दिया। अब जरई कर तथा घरई कर क्या है,
ये सब छोटे छोटे शब्दों को आप याद रखिएगा। आपकी छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि गरई कर क्या है, चराई कर क्या है, खालसा भूमि क्या है, दीवाने मुस्तक राज किसने लागू किया, यह है क्या, महासब प्रणाली क्या है, खुम्स क्या होता है। तो इसके बारे में आइए हम चर्चा कर लेते हैं। और ये अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। घरई कर का मतलब हाउस टैक्स है, चराई कर का मतलब पशु जो चरते हैं वे कर है, खालसा भूमि मतलब स्टेट लैंड, स्टेट लैंड मतलब जितनी भी भूमि दी गई थी अनुदान में वे सबको ले ली गई और उसे स्टेट लैंड घोषित की गई। मतलब अब जो इसका उपभोग कोई व्यक्ति करेगा तो वो स्टेट को भुगतान करेगा। दीवाने मुस्तक राज ये व्यवस्था में क्या थी कि यदि कोई व्यक्ति का ऋण या कोई व्यक्ति बकाया धनराशि जिसकी बची हो वो आकर जमा नहीं किया है तो ये लोग जाकर वसूली करेंगे। जैसे आजकल विजय माल्या जैसे लोग हो गए हैं, उनके लिए भी उसने पहले से व्यवस्था की थी। ठीक, महासब प्रणाली ये एनपीए जो आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ऐसी व्यवस्था उसने बहुत पहले ही कर दी थी मध्यकालीन इतिहास में। आप समझ लीजिए आज के टाइम में इसे ब्लैक बैंक या बैड बैंक कहा जाएगा। बैड बैंक जो जाते हैं वसूली करते हैं। महासब प्रणाली मतलब यह देखिए, यह माप और सर्वेक्षण, भूमि के माप और सर्वेक्षण से संबंधित प्रणाली है कि कौन सी भूमि कितनी उसकी माप है। जैसे आज आप सुनते हैं 1 बीघा 1 एकड़, ऐसी व्यवस्था वो उस समय करके रखा था। आप समझिए कितना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा, कितना विजनरी आदमी रहा होगा। ठीक, अब इससे क्या हुआ, जब सब भूमि को मापे रहेंगे, सर्वेक्षण किए रहेंगे कि इसमें कौन सी फसल अच्छी होगी कौन सी अच्छी नहीं होगी, तो आय की वृद्धि तो अपने आप ही हो जाएगी। अब स्टेट को पैसा तो और मिलेगा। इसके साथ साथ खुम्स क्या है, युद्ध में जो जीता गया माल पानी संपत्ति था, वो जो जीत जाते हैं वे अक्सर लूटते भी हैं। वे जो लुटाई भी हुई है, जो पैसा आया है, वे सारी व्यवस्था खुम्स में रखी गई थी। अब पहले क्या नियम था कि जो खुम्स के माध्यम से जो भी पैसा युद्ध के माध्यम से आता है उसका 1/5 भाग स्टेट के पास जाता था, 4/5 भाग मिलिट्री अपने लिए यूज करती थी। लेकिन ये सारी व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने चेंज कर दिया और अब स्टेट के पास 4/5 भाग जाने लगा और मिलिट्री के पास 1/5 भाग आने लगा। इसके साथ साथ उसने और क्या कार्य किया, जैसे उसने दिल्ली में अनाज गोदाम बफर स्टॉक बनवाए। अनाज गोदाम में उसने क्या किया कि यदि दिल्ली में कभी अकाल की व्यवस्था आ जाए, अकाल आ जाए, व्यवस्था नहीं है ये, अकाल आ जाए, ऐसे में क्या होगा कि वे दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को 1.5 मन अनाज वे मुफ्त में बांटेगा कि आप आओ खाओ अकाल में न जियो। जिसपे एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं बर्नी, वे लिखते हैं कि दिल्ली में कभी अकाल की दशा नहीं आई। इसके साथ साथ उसने बाजार प्रणाली में क्या नियम लाए, बाजार प्रणाली में सहना और राय परवाना की नियुक्ति किया। जैसे आज के समय में आप सुनते होंगे इंस्पेक्टर साहब आ गए, तो वो इंस्पेक्टर साहब की व्यवस्था उसने मार्केट इंस्पेक्टर की व्यवस्था पहले से कर रखी थी। सहना का काम क्या था, वे गल्ला मंडी और सामान्य बाजारों में जांच परख रखते थे, कोई गलत तो नहीं माप रहा है, सामान की आपूर्ति हो रही है कि नहीं, ये सब की जांच ये करते थे। और राय परवाना जो थे वे कपड़ा बाजार को देखते थे। इसके साथ साथ इनके ऊपर भी गुप्तचर की व्यवस्था की गई थी। जैसे बाजार में यदि ये भी बेईमानी करने को उतर आए, घूस खाने को उतर आए, तो जो राजा के गुप्तचर वरीद और महिनियान थे, ये लोग राजा को सूचित करते थे। गुप्तचर का काम बहुत जरूरी होता है एक स्टेट को चलाने के लिए। गुप्तचर ये सिर्फ बाजार के ही नहीं थे, ये स्टेट को चलाने में बहुत इनको मदद करते थे। यदि कोई व्यक्ति इन पूरी व्यवस्था में बेईमानी करे तो उसको कड़ा दंड राजा की तरफ से दिया जाता था। और क्या क्या बाजार में उन्होंने क्या किया था, पहला काम ये था कि गुप्तचर की व्यवस्था। दूसरा काम एक रजिस्टर तैयार किया जिसमें सभी व्यापारियों को कहा कि इसमें साइन किया करो, उपस्थित रहना जरूरी है और वे उपस्थित रहें दिल्ली बाजार में, ये नहीं कि भाग गए। ये व्यवस्था जमाखोरी काला बाजारी को प्रतिबंधित कर दिया। और यदि कोई व्यक्ति अनाज को कम तोले या किसी चीज को कम तोले तो उतना ही मांस उसके शरीर से निकाल के रख लिया जाता था। जैसे कि बेईमानी करते हो, बेईमानी नहीं करना है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, जो किसान वर्ग है या जो व्यापारी वर्ग है उसके ऊपर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वो बेईमानी चोरी नहीं करेगा तो कैसे जिंदगी में पैसा कमाएगा। और जो खरीदार लोग होंगे या जो अमीर लोग होंगे, ऐसी दशा में वे लोग फायदे में चले जाएंगे।
अब आप इतनी मैकेनिज्म को तो समझ लिए, लेकिन दिल्ली में अब माल की आपूर्ति कैसे हो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली में माल की आपूर्ति हर समय पे होती रहे, टाइम टाइम पे होती रहे, इसके लिए उसने दोआब के जो किसान लोग थे उनको आदेश दिया था कि आप जो अनाज का उत्पादन करते हो उसको बाजार में, मतलब उसको किसान अपने मतलब भूमि में घर नहीं ले जाना है, वहीं पर बेच कर चले आइए। अब उसको बेचकर वहीं जाना है, और बेचने के लिए मतलब जो खरीदार हुआ करते थे, खरीदार कौन किसको आदेश दिया था? बंजारों को आदेश दिया था कि उनसे जाके सामान खरीद के दिल्ली बाजार में ले आओ और लोगों को आपूर्ति कराओ। ठीक, अब ऐसी व्यवस्था में उसने विदेशी जो थे, विदेशी लोग जो विदेशी कपड़ा बेचते थे या जो घोड़ा वोड़ा बेचते थे उनको घाटा ना हो जाए, क्योंकि 50% तो कर पहले से ही बढ़ा दिया, ऐसी दशा में क्या होगा, उनको तो घाटा हो जाएगा। तो उनको घाटा ना हो तो इसके लिए स्टेट ने या राजा ने कहा कि आप परेशान मत होइए, आपको घाटा नहीं होने देंगे, और उनके लिए अग्रिम ऋण की व्यवस्था भी की। ठीक, चलिए यूपीएससी के एक बड़े विवादित क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो उस समय के समय विवादित में था कि ये सारा जो मैकेनिज्म जो अभी तक आपको पढ़ाया गया, ये मैकेनिज्म सिर्फ दिल्ली तक सीमित था या पूरे भारत में था। तो इस पे जो खुसरो था, खुसरो ने कहा कि ये दिल्ली सल्तनत जहां तक थी, यानी पूरे भारत में जहां तक दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था थी, ये पूरी व्यवस्था वहां तक लागू थी। लेकिन एक इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी, तो बर्नी ने कहा कि नहीं, ये व्यवस्था सिर्फ दिल्ली बाजारों के लिए तक ही सीमित थी। उन्होंने उनका जो कारण था, उन्होंने बहुत बेहतरीन बेहतरीन कारण दिए, जिसमें कि सहना की नियुक्ति सिर्फ दिल्ली बाजारों में थी। दूसरा कारण क्या दिया कि जो विदेशी कपड़ा व्यापारी या विदेशी जो घोड़ा व्यापारी थे, ये जो घोड़ा के व्यापारी थे, इनके लिए जो अग्रिम ऋण की व्यवस्था की गई थी, यह सिर्फ दिल्ली के बाजार में की गई थी। चलिए अब हम लोग मुबारक खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। मुबारक खिलजी खिलजी वंश का अंतिम राजा था, जिसका शासनकाल 1316 से 1320 के बीच में था। यह अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा था। इसके बारे में इतिहास में जानने लायक कुछ बहुत खास तो नहीं है, लेकिन यही एक ऐसा राजा दिल्ली सल्तनत में था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया। छोटी मोटी परीक्षाओं में आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया, तो वह यही महापुरुष थे। आप इनके बारे में ही लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ये 1320 में मारा गया। ऐसी दशा में राज्य में बड़ी ही आशंका की स्थिति, अराजकता की स्थिति या षड्यंत्र की स्थिति आ गई थी। तो वहां का जो सैन्य कमांडर था गाजी मलिक, वह नए वंश की वहां पे स्थापना किया, जो वंश तुगलक वंश के नाम से इतिहास में जाना गया। अब हम अगली वीडियो में तुगलक वंश के बारे में कुछ जानेंगे। अब साथ ही आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो के नीचे ही या लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां जाकर आपको हाय लिखना है, तो इसकी आपको नोट्स भी प्राप्त हो जाएगी। यहीं से आज का दिन हमारा वीडियो खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो। चलिए, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।